पूरा रिवीजन यूज स्टेट, ओके, यूज स्टेट देखा था। नाउ सेशन जो है, सेशन का देखना है। वी हैव जस्ट सीन द सेशन कैसे बनता है, कि हमने क्या क्या देखा वो, एक सेशन, एक जस्ट एक उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था, ओके, कि भाई सेशन में वैल्यू को स्टोर किया, उसको गेट किया, ओके, और उसका जो बेसिक था वो हमने देखा था कि भाई सेशन जो है दैट इज अ स्टोर इन द सर्वर मेमोरी, ओके। तो वो यहाँ पे नाउ सर्वर मेमोरी में स्टोर होता है, ओके, सेशन जस्ट सर्वर। ओके, तो सेशन, ओके, तो आज हम देखेंगे भाई सेशन के बारे में थोड़ा, कि सेशन, जैसे हमने कुकीज यूज स्टेट देखा, ओके, यूज स्टेट जो है दैट इज स्टोर डेटा इन द क्लाइंट ब्राउजर ऑलवेज, ओके, यूज स्टेट जो है दैट इज स्टोर डेटा इन द क्लाइंट ब्राउजर, ओके, एंड यूज स्टेट यूज टू स्टोर डेटा फॉर सिंगल पेज, कि हम वही पेज के ऊपर फिर से आ रहे हैं, ओके, रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट हो रही है, पोस्ट बैक हो रहा है, और between the post back, okay, between the multiple requests of the same page post back, the data will be discarded, जो हमने देखा था ये लास्ट टाइम इन अवर लास्ट लेक्चर, ओके, आगे के भाई एक वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, और पोस्ट बैक से वो वेरिएबल की वैल्यू विल बी डिस्कार्डेड, ओके। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए वी हैव टू यूज द यूज स्टेट, ओके। यूज स्टेट के अंदर वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, देयर आर नो लिमिट, बट अल्टीमेट ऑल द लोड आर ऑन द क्लाइंट ब्राउजर, ओके। क्लाइंट ब्राउजर इतना हैवी हो जाएगा, वो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था कि भाई हमने क्लाइंट ब्राउजर के मीन्स यूज सेट के अंदर वी स्टोर्ड द डेटा सोर्स, सॉरी डेटा सेट, डेटा सेट वो भी हमने सेव किया था इन यूज सेट के अंदर। तो ब्राउजर में कितना सारा मैंने आपको दिखाया था, उसका पेज सोर्स इन्फो करके, ओके, तो वहां पे बहुत सारा डिटेल आ गया, ओके। तो दैट ऑल द लोड्स विल बी ऑन द क्लाइंट ब्राउजर, ओके। नाउ सर, सर्वर जो है मीन्स कुकीज जो है that is also reside in the client browser, okay, and that is one small amount of data. We cannot store heavy objects in the cookies, okay, डेटा सेट वगैरह हम उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं इन द कुकीज, ओके, बट यूज स्टेट वी कैन। नाउ द सेशन स्टेट मैनेजमेंट जो है, तो वो किसके लिए है भाई, सेशन जो है उसमें भी हम कोई से भी टाइप के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो डेटा सेट हो, डेटा रीडर हो, या एनी ऑफ द हेवी ऑब्जेक्ट्स वी कैन स्टोर इन अ सेशन, ओके। तो होता है नाउ सेशन को स्टोर करने के लिए वी हैव मेनली थ्री टाइप्स, ओके, आई शेयर माय स्क्रीन। You can see on left, okay,
तो सेशन जो है ना, ओके, तो सेशन को स्टोर करने के लिए 3 मेथड यहाँ पे दिए इन ASP.NET। ओके, 3 मेथड दिया है कि भाई यहाँ पे देखो सिंपली लिखा है कि भाई सेशन सपोर्ट्स ASP.NET support various session state modes depending on the various storage option for a session data। कि भाई आपको डेटा कौन से स्टेट में स्टोर करने हैं, ओके, तो वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड दिस 3 स्टेट आर देयर, कि हम ये 3 मोड के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला है जो इन प्रो मीन्स इन प्रोसेस ऑफ ASP.NET, ओके। उसके बाद स्टेट सर्वर यानी सर्वर का ही कुछ रीजन, ओके, मीन्स हम हमारे वेबसाइट जो सर्वर में है उसी सर्वर के अंदर हम कोई एक ASP.NET दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो दैट इज independent of the IIS, okay, because the ASP.NET runs in a IIS web server, or ना IIS web server, okay, in internet information server। तो IIS के अलावा कोई दूसरी प्रोसेस वो बनाएगा जिसके अंदर वो स्टोर करेगा हर एक डेटा को, ओके। और थर्ड वन जो है एसक्यूएल सर्वर। तो सेशन का डेटा हम एसक्यूएल सर्वर में भी स्टोर कर सकते हैं। इन दिस ऑल विल बी इन अ सर्वर, नॉट ऑन अ क्लाइंट साइड, ओके। सबसे पहले कि ये जो भी होगा इन प्रो मींस वो क्लाइंट वो सर्वर की मेमोरी में स्टोर होगा, ओके। सर्वर की मेमोरी में स्टोर होगा, वो मेमोरी में एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर डेटा विल बी स्टोर, ओके। उसके बाद जो है स्टेट सर्वर, ओके। तो स्टेट सर्वर भी देयर वन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस, ओके। तो उसके अंदर हमारा डेटा जो भी स्टोर होगा, लेकिन वो भी कहाँ पे होगा, इन मेमोरी, वो भी इन मेमोरी इन रैम में ही होगा, ओके। और थर्ड जो है एसक्यूएल सर्वर है, कि हमारा सेशन जो है एसक्यूएल सर्वर में स्टोर होता है, ओके। बेसिकली ये यही यूज करते हैं इन प्रोक, ओके। बेसिकली इन प्रोक जो है इन प्रोसेस ऑफ ASP.NET, इसका मीनिंग है भाई ASP.NEट की एक प्रोसेस होती है, ASP.NEट प्रोसेस, ओके। यहाँ पे आगे आपको आएगा, तो उसके अंदर ही हम उसको स्टोर करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे हम आगे जाते तो यहाँ पे द इनप्रोक सेशन, यहाँ द इनप्रोक सेशन स्टेट मोड इज अ डिफॉल्ट सेशन स्टार्ट मोड, ओके। स्टेट तो इनप्रोक जो है ना वो डिफॉल्ट है, ओके। जो डिफॉल्ट है कि भाई इनप्रोक सेशन स्टेट मोड इज अ डिफॉल्ट सेशन स्टेट मोड, okay, we can host multiple website web application on a single IIS, okay, because एक ही IIS सर्वर के ऊपर, IIS में इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ओके। ASP.NET की सारी सर्विसेज जो है that is run on a IIS, जैसे कि भाई PHP है that run on a, इसमें होता है भाई PHPMyAdmin, okay, that is run on a PHPMyAdmin for PHP, okay। और Apache पे होता है Apache। तो now for the ASP.NET it is run on a IIS server, okay। तो IIS जो है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ओके, उस पर होता है रन। और वो बाय डिफॉल्ट जब आप .NET स्टूडियो इंस्टॉल करते हो तो अपने आप इंस्टॉल हो ही जाता है, और वो ऑटो कॉन्फ़िगर है, तो उसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत हमें नहीं रहती है, ओके। तो इसलिए इट इज अ ऑटो कॉन्फ़िगर है, ओके। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, ईच एप्लीकेशन रन इन सेपरेट एप्लीकेशन डोमेन, यानी हमारे पास मान लो कि भाई मेरा एक सर्वर है, उसके उसके ऊपर 10 वेबसाइट मैंने होस्ट किया है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक सर्वर के ऊपर एक ही वेबसाइट होगी, हाँ, एक भी होगी, 2 भी होगी, 5 भी होगी और 100 भी होगी, ओके। तो एक ही सर्वर पे वी कैन होस्ट मल्टीपल वेबसाइट, ओके। एक ही सर्वर के ऊपर हम मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करेंगे और वो हर एक सेशन में यूज करेगा अपने आप अपना अपना, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे कि हर एक एप्लीकेशन का जो भी है ना डेट इज सेपरेट रहेगा, ओके। ईच एप्लीकेशन रन इन सेपरेट एप्लीकेशन डोमेन, बिकॉज हर एक वेबसाइट को उसका एक रीजन दे दिया जाएगा, एप्लीकेशन डोमेन, दैट इज ऑल डन बाय द IIS, ओके। तो वो सब IIS मैनेज करेगा, ओके, कि भाई वेबसाइट नंबर 1 2 3 4, ओके, मान लो 5 वेबसाइट हमारे होस्ट हो रही है एक ही सर्वर के ऊपर, ओके। तो सबका डेटा मिक्स ना हो जाए, ओके, कि भाई यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेबसाइट नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी और 5 में भी है, कटिंग पॉइंट। फॉरगेट पासवर्ड का स्टेप सब में होगा, ओके, कि भाई होम पेज सब में होगा, ओके, व्हाटएवर। तो बहुत सारे कॉमन पेजेस में कॉमन ऐसा होगा भाई लॉगिन होगा, ये होगा। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ तो वो दूसरी वाली वेबसाइट में मैं लॉगिन हो रहा हूँ, वो सब नहीं होगा, बिकॉज
हर एक वेबसाइट जो है दैट इज रन अंडर द सेपरेट एप्लीकेशन डोमेन, और सेपरेट एप्लीकेशन डोमेन दैट इज ऑल डन, इट इज सेटअप बाय द आईएस सर्वर। ओके, जो हमारा आईएस यहाँ पे सब उसके जरिए होता है। ओके, तो वी डोंट बॉर्डर अबाउट इट कैसे होगा। ओके, उसके बाद क्या है, इनफ्लॉक सेशन स्टेट मोड स्टोर इन स्टोर सेशन डेटा इन मेमोरी ऑब्जेक्ट इन एप्लीकेशन वर्कर प्रोसेस। ओके, जो देखो यहाँ पे क्या होता है कि भाई हर एक जैसे मैंने बोला कि भाई वेबसाइट वेब सर्वर के ऊपर 5 वेबसाइट होस्टिंग अभी हो रही है, 5 वेबसाइट। ओके, तो हर एक को सेपरेट एप्लीकेशन डोमेन मिलता है। ये देखो आप मैंने यहाँ पे ये एप्लीकेशन डोमेन, तो ये एप्लीकेशन डोमेन जो है ना, वो एप्लीकेशन डोमेन में ही वो पूरी वेबसाइट रन होगी, उसका सेशन का डाटा भी वहीं पे स्टोर होगा। ओके, और वो सब मैनेज होगा। तो यहाँ पे इनप्रॉक में क्या होगा, इनप्रॉक सेशन मैनेजमेंट जो है ना, उसमें क्या होता है कि भाई सेशन डेटा इन मेमोरी ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होगा, जो हमने पहले ओके पहले हमने देखा कि भाई वो मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, इन द वर्क एप्लीकेशन वर्कर प्रोसेस, जो एक प्रोसेस में होता है, दैट इज esp.wp.exe। तो ये एक सेपरेट एप्लीकेशन है, मींस एक प्रोसेस, इट इज वन काइंड, इट इज अ वन प्रोसेस दैट इज रनिंग ऑन अ सर्वर। ASP.NET अंडरस्कोर वर्कर प्रोसेस, WP मींस वर्कर प्रोसेस। ओके, तो ये ASP.NET वर्कर प्रोसेस जो है ना, दैट विल मैनेज अवर सेशंस इन प्रोक के अंदर। इन प्रोक अगर हमने सिलेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट वही होता है। ओके, तो ASP.NET अंडरस्कोर VP.exe, तो ये जो प्रोसेस है ना, ओके, तो दिस प्रोसेस विल मैनेज अवर सेशन। ओके, तो ये इन प्रोसेस का मतलब ही यही है कि ये सेशन जो है दैट इज स्टोर इनसाइड दिस exe प्रोसेस। ओके, हमारा सारा डेटा जो है इसके थ्रू आएगा, मेमोरी में तो होगा ही। ओके, कि भाई हमारा डेटा तो सर्वर की मेमोरी में ही होगा, लेकिन मेमोरी से डेटा निकालने के लिए वी हैव सम प्रोग्रामिंग, वी हैव सम कोड, वी हैव सम प्रोसेस। ओके, जैसे आप सब जानते हो कि भाई सी के अंदर आप या कोई भी लैंग्वेज आपने वेरिएबल लिखना है तो होता है इन मेमोरी, तो हम होता है अगर वो मेमोरी का डेटा आपको एक्सेस करना है तो यू अप्लाई द कोड printf, तो वो क्या दैट इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस। तो ऐसे ही कि भाई जो भी सेशन में मींस जो भी डेटा मेरे को स्टोर करना है मेमोरी के अंदर और मेमोरी से निकालना है फॉर अ सेशन ओनली, फॉर अ सेशन, तो उसके लिए ये जो है exe है, ये प्रोसेस विल बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, कि भाई मैं जो भी बोल रहा हूँ कि भाई सेशन में स्टोर करना है, सेशन में कोई वेरिएबल स्टोर किया, डेटा स्टोर किया या कुछ भी स्टोर किया। ओके, तो जैसे ही मैं हम यहाँ से देते कमांड के भाई सेशन में मुझे स्टोर करना है, तो सर्वर पे ASP.NET WP नाम की जो होगी प्रोसेस, ओके, वो रिक्वेस्ट को इंटरनली एक्सेप्ट करेगा और आपका डेटा जो है वो उसी एप्लीकेशन डोमेन की मेमोरी में स्टोर करेगा। ओके, उसी एप्लीकेशन डोमेन की मेमोरी में वो स्टोर करेगा। ओके, अभी वेब सर्वर जो होता है, ओके, उसके अंदर 5 वेबसाइट है। ओके, और मान लो कि भाई हमारा जो वेब सर्वर है सर्वर, ओके, उसकी रैम जो है वो रैम उसकी मान लो कि भाई उसकी 25 GB रैम है। ओके, रैम 25 GB रैम है। ओके, तो ये रैम क्या करेगा, डेट इज अ डिवाइड, कि भाई हर एक जो एप्लीकेशन है ना उसको कुछ अमाउंट ऑफ रैम वो डिवाइड कर देगा, और कुछ सर्वर खुद के लिए भी रखा है। ओके, तो भाई हर एक एप्लीकेशन के लिए मीन्स हर एक वेबसाइट के लिए उन्होंने असाइन किया है भाई 2 GB या 3 GB। ओके, तो उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। ओके, गेटिंग पॉइंट। तो मान लो कि भाई 5 वेबसाइट है और पांचों वेबसाइट को 3-3 GB का मेमोरी मिला है, 3 GB का मेमोरी। ओके, तो वो 3 GB का मेमोरी के अंदर ही हम वो सेशन स्टोर होगा। ओके, और मान लो कि भाई मेरा वेबसाइट 1 है, वेबसाइट 2, 3, 4, 5 वहां पे होस्टिंग हो रहा है ऑन सर्वर। अभी वेबसाइट 1 के यूजर ने सेशन की डिमांड की, उसको कुछ स्टोर करना है, तो वेबसाइट 1 को जो एप्लीकेशन डोमेन मिला होगा ना उसका 3 GB, उसमें ही वो डेटा स्टोर होगा, ना कि दूसरे वाले में स्टोर होगा। अगर वो फुल हो गया ना तो उसके अंदर से ही कोई ना कोई डेटा रिमूव होगा, यानी कॉम्पैक्शन। आपने ओएस तो सीखा होगा, मेमोरी कॉम्पैक्शन वगैरह। ओके, या ये भी आपको आएगा, तो वो कॉम्पैक्शन कुछ भी करेगा। ओके, तो आपको जो एप्लीकेशन आपकी ये में आपकी जो वेबसाइट है सेशन विल बी स्टोर। ऐसा नहीं कि भाई सर्वर की
आप स्टोर करोगे तो दूसरी वेबसाइट विल बी डाउन, तो और 4 वेबसाइट विल बी डाउन, क्योंकि ये वेबसाइट तो क्या होगा भाई 15-20 जीबी स्टोर कर दिया तो उसकी वेबसाइट विल बी डाउन हो जाएगा और सर्वर भी डाउन हो जाएगा, एंटायर वेबसाइट विल बी क्रैश। सर्वर बंद हो गया तो हर एक वेबसाइट बंद हो गई, डाउन हो गई। ओके, तो ये जो है ना nproc, ओके, दैट इज अ, वो क्या करता है कि एप्लीकेशन डोमेन वर्ड आपके लिए नया है, लेकिन उसका मतलब ये हो रहा है कि भाई आपकी वेबसाइट का डोमेन, कि जैसे 5 वेबसाइट है तो 5 डोमेन, गेटिंग पॉइंट। ओके, एक सर्वर पे 10 वेबसाइट है तो वो 10 एप्लीकेशन मीन्स 10 क्या करेगा वो मेमोरी को डिवाइड कर देगा। ओके, और उसको इक्वली या फिर कुछ भी एज पर द रूल्स उसको मेमोरी असाइन करेगा और वही मेमोरी के अंदर वो वेबसाइट का डेटा स्टोर होगा। जो भी यूजर करेगा वेबसाइट है ये मिस वेरिएबल है डेटा सेट है जो भी है, ओके, तो सेशन है ऑल विल बी स्टोर इन द 3 जीबी। जो मैंने एग्जांपल लिया आपको, तो भाई 25 जीबी सर्वर की रैम है, 5 वेबसाइट होस्ट है, हर एक को दे दिया है कि भाई 3 जीबी दे दिया है, 15 जीबी हो गया, 10 जीबी सर्वर खुद यूज करेगा। ओके, तो यहाँ पे हर एक वेबसाइट को मिल गया 3 जीबी। ओके, तो उसी के अंदर वो होगा, तो ये उसका काम किसका है, इट इज अ वर्कर प्रोसेस, ASP नेट वर्कर प्रोसेस जो है WP, उसका ये काम है कि वो इन एप्लीकेशन डोमेन में ही उसको स्टोर करेगा। ऐसा नहीं कि वेबसाइट 1 का वेबसाइट 3 में स्टोर करके आ गया। ओके, it is usually fastest but more session data means more memory use on a web server. Okay, it can affect the performance। सिंपली है कि भाई ये फास्टेस्ट है, बिकॉज फास्टेस्ट क्यों है बिकॉज ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है और मेमोरी इज अ वेरी फास्ट, दैट यू ऑल ऑफ यू नो, कंपेयर विद द हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क से कंपेरिजन में मेमोरी फास्ट है। ओके, कि भाई जो भी डेटा हमारे पास मेमोरी में वो वी कैन तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लेकिन हार्ड डिस्क का डेटा वी हैव टू टेक सम टाइम एज कंपेयर विद द मेमोरी, तो इट इज यूजुअली फास्टेस्ट। ये हर एक ये तीन जो है ना, इन स्टेट सर्वर और एसक्यूएल सर्वर सब में ये फास्टेस्ट है। ओके, नाउ तो इट इज यूजुअली फास्टेस्ट बट मोर सेशन डेटा मींस मोर मेमोरी यूज ऑन वेब सर्वर। जैसे मैंने पहले ही बोला कि उसको 3 जीबी मिला है, 3 जीबी में बहुत कुछ स्टोर कर रहा है वो, भाई ये स्टोर किया वो स्टोर किया, बड़ा बड़ा डेटा से स्टोर किया है ना सेशन, तो वो सब कहाँ स्टोर होने वाला है और ना दैट एप्लीकेशन डोमेन की मेमोरी में, कि भाई वो जो एप्लीकेशन है वेबसाइट है दैट इज एप्लीकेशन डोमेन, तो उसकी ही जो भी हम मेमोरी उसमें स्टोर होगा। फिर 3 जीबी में से मान लो कि भाई 2.5 जीबी फुल हो गया, तो बाकी की जो प्रोसेस है दैट विल बी स्लो डाउन। ओके, और दूसरी 4 जो वेबसाइट है वो एज इट इज चलेगी, बिकॉज उसके पास तो 3 जीबी अवेलेबल है उसका एडिंग पॉइंट्स। ओके, ओके, तो ये सब चीज यहाँ पे मैनेज होती है बाय यूजिंग द IIS। ओके, कि हर एक को सेपरेट एप्लीकेशन डोमेन दे देगा वो, ताकि भाई एक ही वेबसाइट के ऊपर 10 हमारी वेबसाइट है और एक वेबसाइट कुछ ज्यादा ही डेटा ले रही है, तो उसका दूसरी जो 9 वेबसाइट है उसको भुगतना ना पड़े कि उसने ज्यादा रैम ले तो ये भी बंद हो गई। ओके, वो अकेली बंद होगी तो चलेगा, लेकिन 9 वेबसाइट होगी बंद, इट इज अ मोर अफेक्टेड, गेटिंग पॉइंट। तो ये होता है भाई इन प्रोक्स सिस्टम स्टेट का जो पूरा डिटेल है वो ऐसा होता है, गेटिंग माय पॉइंट्स एवरीवन। वो पूरा मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी में कैसे स्टोर होता है कि भाई उसको स्टोर करने के लिए ASP.NET वर्कर प्रोसेस यहाँ पे है। ओके, ये रहा, दैट इज डन इन अंडर द IIS। ओके, और उस वेबसाइट को एप्लीकेशन डोमेन को जितनी मेमोरी मिली होगी उतनी मेमोरी में वो सेशन का डेटा स्टोर करेगा। ओके, और ये फास्टेस्ट है अमोंग ऑल ऑफ द थ्रीज। ओके, ये फास्टेस्ट है अमोंग ऑल ऑफ द थ्रीज। ओके, बट इसमें एक वो भी प्रॉब्लम है कि भाई मेमोरी ज्यादा यूज कर ली तो सर्वर विल बी डाउन, मींस उस वेबसाइट का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। ओके, नाउ आगे जाते हैं। सेशन डेटा इज स्टोर्ड इन एप्लीकेशन डोमेन ऑफ वेब सर्वर, जो मैंने पहले बताया कि एप्लीकेशन डोमेन में ही स्टोर होगा। वेबसाइट 1 का डेटा वेबसाइट 1 के डोमेन में ही स्टोर होगा, ना कि वेबसाइट 2 के डोमेन में स्टोर होगा। ओके, when server start then existing data is lost। अभी सर्वर स्टार्ट हो गया ना तो डेटा विल बी लॉस्ट, बिकॉज सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया हमारा, तो हर एक डेटा जो है वो सर्वर में था। ओके,
और वो रिस्टार्ट हो रहा है, तो हर एक उसकी हर एक जो एप्लीकेशन है ना, हर एक प्रोसेस फिर भी बंद हो जाएगी और फिर से स्टार्ट होगी, सिंपल सी बात। ओके, तो इन प्रोसेस है, तो प्रोसेस अगर स्टार्ट हो गई ना, तो डेटा विल बी लॉस्ट। ओके, हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, डेटा विल बी लॉस्ट। ओके, तो वो यहाँ पे कि भाई व्हेन सर्वर रिस्टार्ट देन एग्जिस्टिंग डेटा इज लॉस्ट, जो सेशन के डेटा होगा दैट ऑल विल बी लॉस्ट। इफ यू मॉडिफाई the global.asx file and web.config file for ASP.NET application, then application will be started and all session will be data will be lost। अभी क्या होता है कि भाई ये सब सेशन का जो सेटिंग है ना, वो हमारे डेवलपर एंड से भी है कुछ। ओके, तो उसके लिए हमारे पास global.asx फाइल है। ओके, वो आपको आगे आएगी, global.asx फाइल्स और web.config। तो web.config से क्या होता है कि भाई हम सेशन कौन से मोड में चलाना है ना हमें, कि भाई यहाँ पे ऊपर जो तीन मोड दिए मैंने। ओके, यहाँ पे हमने इसके जो तीन मोड है, इंट्रो, स्टेट सर्वर और एसक्यूएल सर्वर। ओके, तो इन तीनों में से कौन से मोड में हमें सेशन को चलाना है, रखना है, तो वेब डॉट कॉन्फ़िग से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप आज तो कुछ मॉडिफाई करते हो ना, कि भाई मान लो कि भाई अभी मेरा सेशन है, ओके, वो इंट्रो में चल रहा है, और मैं ग्लोबल डॉट एस अभी मैं वेब डॉट कॉन्फ़िग में चेंज करके, हमारे पास वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल अवेलेबल होती है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर, देखो यहाँ पे होगी। ओके, वेब डॉट कॉन्फ़िग ये, ओके, तो वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल जो है, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है हमारी ये, वन काइंड ऑफ। ओके, तो अगर उसमें हमने कुछ भी चेंज किया ना, यानी अकॉर्डिंग दिस सेशन, ओके, हमने कुछ चेंज किया उसके अंदर, तो क्या होगा कि भाई सेशन डेटा विल बी लॉस्ट। ऐसा नहीं कि रिस्टार्ट होगा या कुछ भी होगा, तो सेशन डेटा विल बी लॉस्ट बिकॉज हमने सेटिंग चेंज किया है। सेटिंग चेंज करोगे ना, तो भाई इन प्रोक में है, और उसके बाद हमने स्टेट सर्वर में हम ले गए या एसक्यूएल सर्वर में ले गए, तो एक्सेशन डेटा विल बी लॉस्ट, वो नहीं रहेगा हमारा। गेटिंग पॉइंट? तो ये यहाँ पे होता है। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, देखो, नेक्स्ट ASP.NET प्रोवाइड्स टू इवेंट्स दैट हेल्प यू मैनेज योर सेशन। और ये जो इवेंट है ना, दैट इज ए global.asx फाइल के अंदर होगी, global.asx फाइल्स। ओके, जो आगे यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसके बाद, यहाँ से अभी नहीं होगी, बाय डिफॉल्ट नहीं होती। जैसे कि भाई वेब डॉट कॉन्फिग फाइल हर एक में अपने आप आई जाती है बाय डिफॉल्ट। ओके, वेब डॉट कॉन्फिग फाइल। ओके, और उसमें कोडिंग करना ऑप्शनल बात है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ लिखना ही पड़ेगा, लेकिन हमें कुछ सेटिंग चेंज करने हैं, तो कॉन्फ़िग फाइल से हम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ तो ग्लोबल डॉट एएससीएक्स ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन ही है। अगर आप यहाँ पे आते हो ऐड न्यू आइटम्स, तो ग्लोबल यहाँ पे ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास, दैट यू कैन सी ग्लोबल एप्लीकेशन फाइल। ओके, तो ग्लोबल डॉट एएसएक्स। ओके, तो ग्लोबल फाइल वी कैन ऐड हियर। ओके, तो ग्लोबल फाइल ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ये भी आपको आएगा, इसका क्या यूज है सब। ओके, हम ये पूरी फाइल के अंदर है ना, ये सारी इवेंट है, देखो, एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट है, एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड, एप्लीकेशन एरर, सेशन स्टार्ट, जैसे वहां बताया सेशन एंड। ओके, तो ये इवेंट है। ओके, अपने तो हमें इसी सिस्टम इवेंट, ओके, यहाँ पे रन होगा। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट जब होगी तो क्या होगा, जस्ट मिनट।
ओके, तो यहाँ पे एक अंदर अपने आप कमेंट लिख के आता है कि भाई ये एप्लीकेशन कब होती है, ये जो हमारा इवेंट है, ओके, ये इवेंट कब रन होगा, द कोड रन दैट एप्लीकेशन स्टार्ट। जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे ना, तब ये कोड हमारा रन होगा, फिर ये एंड करके तब रन होगा। यहाँ पे अंदर लिखा ही है थोड़ा, ओके, एप्लीकेशन शटडाउन, एप्लीकेशन एरर, अगर एप्लीकेशन में कोई अनहैंडल एरर है, अनहैंडल, इसको हैंडल नहीं किया है, ओके, इसको हमने हैंडल नहीं किया है, तो वो एरर जब आती है तो क्या करना है, तो यहाँ पे वो हो सकता है, जैसे कि भाई आप देखते होंगे कि भाई मान लो कि भाई कोई वेबसाइट के ऊपर आती है एरर, तो वो एरर नहीं दिखाता, हमें कुछ और पेज पे ले जाता है जिसपे कुछ इमेज होती है और बोल रहा है कि भाई ये अभी बंद है या ऐसा, तो वो दे हैव टू मैनेज एप्लीकेशन एरर, कि अभी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन यूज करोगे ना ऑन वेबसाइट या ऐसी कोई बड़ी वेबसाइट, तो उसके अंदर अगर कुछ एरर आ गए ना, तो एरर का पेज नहीं आएगा, जैसे कि भाई वेबसाइट नॉट्स का सपोर्ट या ऐसा नहीं आएगा, उसका खुद का एरर का पेज होगा, ओके, एरर हैंडलिंग का एक खुद का पेज होगा, ओके, वो पेज के अंदर मीन्स वो यहाँ से करते हैं हैंडल, कि भाई एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एरर आती है ना जो हमने हैंडल नहीं किए, ओके, तो वहां पे यहाँ पे जो लिखा हुआ कोड विल बी रन, तो यहाँ से वो पेज वो लोग रन करवाते हैं, गेटिंग पॉइंट, कि भाई एरर आती है ऐसी अनहैंडल, तो ये पेज विल बी डिस्प्ले, ऐसा नहीं कि भाई यूजर को एरर वाला पेज शो करना है, ओके। तो ये सारे यहाँ पे इवेंट होते हैं, सिस्टम स्टार्ट इवेंट, ओके, सिस्टम एंड इवेंट्स, ओके, यहाँ पे ये है। अभी उसका वर्क प्रोसेस जो है ना इन प्रोक का, वो जनरली ऐसा होता है, ओके, क्लाइंट सिस्टम स्टार्ट करेगा, ओके, क्लाइंट विजिटिंग वेब एप्लीकेशन एंड सिस्टम एंड, इट इज जस्ट सिंपल सेशन, ये इसका जस्ट फ्लो है, ओके, वर्क फ्लो है कि हाउ इट इज वर्क, ओके, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कि भाई क्लाइंट से सेशन स्टार्ट होगा बिकॉज वो रिक्वेस्ट करेगा सेशन का, ओके, उसके बाद विजिटिंग वेब एप्लीकेशन, बिकॉज मीन्स कि हमने मान लो कि भाई एक बार हमने लॉग इन कर दिया, फिर वेबसाइट हम विजिट करते हैं ना, तो वो सब उसके बाद होगा, ओके, उसके पहले नहीं होगा, बिकॉज हमारा लॉगिन का पेज फिर से आ जाएगा, अगर सेशन में डेटा नहीं मिला होगा तो, मीन्स हमने जो भी सेटिंग किया होगा वो, और उसके बाद सेशन का एंड हो जाएगा, सेशन एंड। और ये डिफॉल्ट है, देखो यहाँ पे invoke session state mode is a default session mode, okay, but you can also set session state mode and session timeout in web.config, okay, क्योंकि उसका टाइम आउट जो है ना, वो डिफॉल्ट टाइम है 20 मिनट्स, ओके, डिफॉल्ट 20 मिनट्स है सेशन का टाइम आउट, ओके, तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, web.config से, तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है web.config, उसके अंदर सिंपल सेशन स्टेट मोड इक्वल टू इनप्रो टाइम आउट इक्वल टू 25 इन मिनट्स, टाइम आउट जो है वो मिनट में होता है हमारा, ओके, ओके, टाइम आउट जो है वो मिनट में होता है, ओके, और यहाँ पे लिखा ही है द प्रीसीडिंग सेशन टाइम आउट सेटिंग कीप्स द सेशन अवेलेबल फॉर 25 मिनट्स, इफ यू डोंट डिफाइन टाइम आउट एट्रीब्यूट सेशन स्टेट देन डिफॉल्ट वैल्यू इज 20 मिनट्स, ओके, तो मीन्स डिफॉल्ट 20 मिनट्स का आपका सेशन है, ओके, अगर आप लिख नहीं हो ना, तो भी बाय डिफॉल्ट 20 ही रहेगा, 25 लिखा तो 25 का हो जाएगा, यहाँ लिखा आपने कुछ और लिखा 15 तो 15 का हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट, ओके, और ये बाय डिफॉल्ट इन प्रो की होता है, आप डिफाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, कैसे करते हैं डिफाइन, ये web.config फाइल में, यहाँ पे हमारे पास web.config फाइल अवेलेबल है, ओके, देखो कैसे यहाँ पे लिखा है, सिस्टम वैसे लिखना है, सिस्टम डॉट वेब के अंदर सिस्टम डॉट वेब का टैग है, उसके अंदर ये लिखना है सिस्टम स्टेट, उसके बाद मोड इक्वल टू ये, तो हमारा ये वेब डॉट कॉन्फ़िग सॉरी सिस्टम का ही ये है, ओके, टैग, उसके अंदर लिखने वाले हैं, ओके, यहाँ पे सिंपल, तो सिस्टम स्टेट यहाँ पे आ गया, सिस्टम स्टेट फिर मोड इक्वल टू, ओके, कस्टम इंट्रो ऑफ भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी इंट्रो, ओके, तो ये हो गया, ओके, अभी ये दैट इज ओवर, तो ये उतना हो गया हमारा, दैट्स इट, तो ये हमारा बन गया भाई इंट्रो यूज करना है। नाउ यहाँ पे वी कैन यूज टाइम आउट प्रॉपर्टी,
बाय डिफॉल्ट 20 है, क्या 25 मिनट तक ये चलेगा हमारा सेशन। ओके, ये यहाँ पे होता है। ओके, so we have got config files and we can adjust this one. और डिफॉल्ट जो है वो 20 मिनट्स है। ओके, अभी इसके एडवांटेजेस कुछ है और डिसएडवांटेजेस भी है इन प्रो के। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है कि भाई इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। ओके, इजी है, इम्प्लीमेंटेशन भी एकदम इजी है। ओके, इट स्टोर सेशन डेटा ऑन सर्वर, सो इट इज फास्ट। सीधा वो सर्वर पे स्टोर करेगा, जो भी हमारा एप्लीकेशन डोमेन है उसके अंदर स्टोर करेगा इन एप्लीकेशन डोमेन। तो यहाँ वहां जाएगा ही नहीं, सीधा एप्लीकेशन डोमेन में ही जाएगा। ओके, एप्लीकेशन डोमेन में जो डिफाइन किया वहीं पे जाने वाला, तो ये फास्ट हमारा इट इज फास्टेस्ट मेथड, ये फास्टेस्ट मोड है। ओके, इन प्रो। ओके, in this mode it is not necessary to serialize and deserialize to store and retrieve the data। ओके, अभी ये जो वर्ड आपके लिए नया है थोड़ा, serialize and deserialize, इसमें क्या होता है देखो, serialize क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो है ना स्टेट सर्वर और एसक्यूएल सर्वर, तो स्टेट सर्वर में ऐसा है ना कि मैं कोई और सर्वर पे भी मेरा सेशन का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी एप्लीकेशन जो सर्वर पे है ना उसी पे मैं कर सकता हूँ। कि मान लो कि भाई मेरी एप्लीकेशन होस्टिंग जो हो रहा है ना वो दूसरा सर्वर है और सेशन मुझे कहीं और रखना है, तो भी पॉसिबल है। तो व्हाट उसी उसके अंदर करना तो भी पॉसिबल है। मान लो कि भाई सर्वर मेरा कोई और है सेशन का, तो उस टाइम वी कैन यूज द स्टेट सर्वर और एसक्यूएल सर्वर। ओके, बिकॉज़ एसक्यूएल सर्वर भी ग्लोबली है। ओके, और ये भी ग्लोबली है। ओके, तो मान लो कि भाई मेरा एक सर्वर 1 है, उसके अंदर 5 मिनट, भाई मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ सर, आ रही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लाइट चली गई इसीलिए, कोई बात नहीं, चल रही और स्क्रीन भी विजिबल है मेरा। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि हाँ, मान लो कि भाई मेरी जो 5 वेबसाइट है वो सर्वर 1 पे स्टोर है, सर्वर 1 है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मेरी वेबसाइट 1 जो है ना उसका स्टेशन जो है ना मुझे सर्वर 1 पे स्टोर नहीं करना है, सर्वर 2 उस पे स्टोर करना है। तो उस केस में वी नीड टू यूज द स्टेट सर्वर। तो ये सर्वर 2 की मेमोरी में स्टोर करेगा डेटा। गेटिंग पॉइंट? इट इज स्टोर इन द सर्वर 2, वी नीड टू यूज द आईपी एड्रेस। ओके, कि भाई हम दूसरे सर्वर में भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो whenever we are going to store our data in another server, that time we need to our object will be serialized। serialize means उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक उसके प्रीडिफाइंड फॉर्मेट के अंदर। ये जो आपने वर्ड दिखा ना यहाँ पे, इट इज serialize। तो whenever we are going to store data in a different server, okay, तो वो ऑब्जेक्ट को स्टोर करना पड़ेगा using serialize। serialize means one kind of abstract, ये one kind of abstract है। ओके, ये पैकिंग बोलते हैं ना, पैकिंग करके दिया कि भाई मान लो कि भाई मुझे आपको कोई गिफ्ट देना, तो मैं पैकिंग करूंगा पहले। ओके, पैक करूंगा अच्छे से, गेटिंग पॉइंट, बिकॉज मुझे आपको देनी है, किसी और को मुझे देनी है। तो वन काइंड ऑफ पैकिंग, तो उसको serialize कर देगा, serialize कर दिया और वहां पे स्टोर किया। ओके, और जब भी यूज करेंगे ना तो फिर से उसको भी नीड टू deserialize, बिकॉज वो रैपर को निकालना पड़ेगा ना हमें कि भाई मैंने बुक को आपको कोई भी बुक दिया, उसको कवर अप करके दिया है। ओके, तो कवर अप निकालूंगा तभी मुझे वो फिर से मिलेगा बुक। गेटिंग पॉइंट? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ serialize एंड deserialize, कि ऑब्जेक्ट को मैंने रैप कर दिया है किसी के अंदर। ओके, और फिर वहां पे स्टोर किया है, एंड देन उसके बाद फिर से deserialize, कि मुझे वहां पे स्टोर तो कर लिया मैंने कि भाई आई स्टोर द डेटा इन अनदर सर्वर। ओके, जैसा कर था मैंने बाजू वाले सर्वर पे स्टोर कर दिया, ना कि मेरे खुद के सर्वर में स्टोर किया। ओके, यूजिंग, तो ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा serialize, उसकी मेथड भी है डॉटनेट के अंदर, हाउ टू serialize द ऑब्जेक्ट। whenever we again use that object, then we need to deserialize the object। तो ऑब्जेक्ट को फिर से we need to deserialize। ओके, तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। गेटिंग पॉइंट?
तो ये यहाँ पे है कि इन प्रोक में ये नहीं करना पड़ता, बिकॉज सेम एप्लीकेशन डोमेन में ही मेरा डेटा है, डेटा इज अवेलेबल इन माई सेम एप्लीकेशन डोमेन, तो मैं ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने की जरूरत नहीं है। वेन एवर वी आर स्टोर डेटा इन अदर देन इन प्रोक, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर भी क्यों ना हो या फिर कुछ और, तो आई नीड द माई डेटा विल बी serialize, okay, and against deserialize when we need to use it, okay, तो ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वही इसका एक एडवांटेज। ओके, नाउ अनदर इज डिसएडवांटेज। ओके, जस्ट अ मिनट सर। हेलो, यस, ओके, अभी बाकी का जो है ना हम देख लेंगे अभी नेक्स्ट सेशन, बिकॉज अभी थोड़ा मुझे काम है, एडमिशन प्रोसेस के अंदर जाना है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे आगे आगे का जो भी है वो। और भाई जो फीस भरते रहना भाई, जो भी सेकंड इंस्टॉलमेंट है फीस भरते रहना, बिकॉज इंटरनल एग्जाम उसी की होगी जिसने फीस भरा होगा। और आपने पेपर में देख ही लिया होगा कि भाई इंटरनल तो होने ही वाली है। ओके, अभी इंटरनल उसकी होगी, इसकी फीस पे होगी।